दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि हर सुबह हमें एक अवसर देती है कुछ नया करने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपने सपनों को पूरा करने का। और साथ ही जीवन में हम सकारात्मक विचार रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें तो हम किसी भी मुश्किलों का सामना आराम से कर सकते हैं और जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जब भी जीवन में कोई भी मुश्किल आती है, अगर उसको हम डट के सामना करें तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और जीवन में जो बार बार प्रयास करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे के साथ दर्शकों चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार के साथ, एक सकारात्मक विचार के साथ। वो कहते हैं ना, दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। खास बातचीत करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आज हम जानेंगे कि साइबर में क्या कुछ ऐसे फ्रॉड्स होते हैं और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अंतरा झा। आपको बता दें कि साइबर विशेषज्ञ हैं। अंतरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं कि आप साइबर विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये साइबर क्राइम होता क्या है, इसके बारे में लोग क्या समझ सकते हैं, कैसे लोग इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये एक क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, क्योंकि हम जनरली ये सोचते हैं कि साइबर क्राइम होने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन बिना इंटरनेट के भी साइबर क्राइम इजीली अभी के टाइम में हो रहा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। जैसे एक बिजनेसमैन ने अपने फ़ोन को चार्ज होने के लिए पब्लिक प्लेस पे दिया, एयरपोर्ट पे उन्होंने पब्लिक चार्जिंग पॉइंट जहाँ रहता है उसने वहाँ पे दिया। उस चार्ज करने के दौरान ही उसके सिस्टम से, उसके फ़ोन में से वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन किसी ने निकाल ली। जब 2 महीने के बाद उनको एक कॉल आता है जिसमें वो सारी डिटेल्स इनके बारे में सही सही बता रहा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। बिना इंटरनेट के भी साइबर क्राइम इजीली हो सकता है। जी, और साथ ही साथ साइबर क्राइम के ही बारे में अगर हम बात करें तो आज हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे फ़िशिंग हो गया, मॉर्फिंग हो गया, डीप फेक, ये सारी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो आज देखे जा रहे हैं। और साथ ही अगर जैसा कि आपने बताया कि बिना इंटरनेट के भी साइबर क्राइम्स होते हैं, तो इसका कारण क्या है और ये कैसे आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं कि साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इसका कारण क्या हम समझ सकते हैं? सबसे पहले हम सभी लालची हैं। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम सभी लालची हैं, जिसकी वजह से ये क्रिमिनल्स हम लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं बोलूँ मन लुभावन चीज़ें हमें वो फेंकते हैं, दाना जैसे हम फेंकते हैं मछली को या फिर चिड़िया को फंसाने के लिए। ये उसी तरीके से ट्रैप में हमें फंसाने के लिए कभी जॉब ऑफर्स देंगे, कभी स्कॉलरशिप के ऑफर्स देंगे या फिर कहीं एडमिशन को लेकर के हमें ऑफर्स देंगे। तो उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये अभी जितने भी क्राइम हो रहे हैं। और एक एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग अगर आपने देखा होगा, उसमें भी हम ये सोचते हैं कि कितने कम टाइम में हम ज़्यादा पैसा कमा लें। ये जो अभी के टाइम में एक ट्रेंड चला है कि कितनी जल्दी हम ज़्यादा पैसा कमा लें, जिसकी वजह से हम ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं, स्पेशली यूथ की मैं बात बोलूँ तो। जी, और साथ ही अगर हम साइबर क्राइम्स के ही बारे में बात करें तो इसको लेके अगर हम जागरूकता के बारे में बात करें तो हर आम जन को इसकी जानकारी के लिए क्या कुछ सरकार पहल कर रही है ताकि इससे लोग बच सके, इससे इसके झांसे में ना आ पाए? इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि आए दिन इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी बन रही है जिससे हम सभी सेफ़ रह सके, क्योंकि अभी के टाइम में मुझे लगता है कि कोई भी स्पेशली सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट यूज़ से अछूता नहीं है।
तो और थोड़ा बहुत हमें भी अवेयर होना पड़ेगा कि क्या इससे बचने के क्या सल्यूशन है, उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जी, और साथ ही आज हम देख रहे हैं कि जो फ़िशिंग के मामले हैं या फिर केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोग इसमें फंसते भी हैं बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से लोग इसमें फंस रहे हैं और इसका ये जो बढ़ने का कारण है, ये फ़िशिंग के केसेस, इसका क्या कारण आप समझ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो फ़िशिंग के जो मेल्स होते हैं, मैं आपको ये बताऊं, हालांकि फ़िशिंग में भी 2 टाइप्स है। एक तो आपका SMS के थ्रू होता है और दूसरा आपका वॉइस कॉल के थ्रू होता है। जैसे आप लोगों ने KBC का देखा होगा, KBC में आप इतने के विनर हो गए, ऐसे पहले कुछ टाइम पहले कॉल आता था, इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता था। तो फ़िशिंग में सबसे पहले हमें ये डिटेक्ट करने, ये ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि जो सबसे पहले उसका URL हमें चेक करना होता है। जनरली क्या होता है, हम कीवर्ड्स देख लेते हैं, कीवर्ड्स इन द सेंस कि जैसे SBI है या RBI या किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम वहाँ देखते हैं, उसके आगे पीछे हम नहीं चेक करते, जैसे अब .gov लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो हम चेक नहीं करते। उसके बाद उसकी बॉडी को हमें चेक करना चाहिए कि बॉडी में वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो हमारी पर्सनल डिटेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे OTP एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर कोई अकाउंट डिटेल्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमें तभी उस टाइम ये सोचना चाहिए कि यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि वो हमसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे कि कोई ऑफिशियल लेटर मिला है, तो अब वहाँ के हेड का सिग्नेचर वहाँ पे डाला हुआ होगा। अब मैं बड़ी खुशी से जाऊँ सोशल मीडिया पे जाके शेयर कर दूँगी ईज़िली। जो मेरे हेड के जो सिग्नेचर्स हैं, उस सिग्नेचर को कोई भी क्रॉप करके अपनी डॉक्यूमेंट, अपना वैसा ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकता है। मेरे नाम को एडिट करके वो वहाँ अपना नाम एडिट कर देगा। और ये सिग्नेचर, जैसे फ़िशिंग में मैं आपको बता रही थी कि वो जो सिग्नेचर, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो सिग्नेचर था, आपको ऑथेंटिसिटी के लिए, आपको बिलीव कराने के लिए वो वहाँ सिग्नेचर को यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम तो SBI से हैं या RBI या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जनरली हम यही चीज़ें जो चेक करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा। और जो अर्जेंसी, अब देखिए ना, मेल में आपको ऐसा भी आपने पाया होगा कि वहाँ पे वो बोलेंगे कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है। अगर इतने दिन में आप नहीं ये सारी डिटेल्स हमसे शेयर करते हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो अपने पास भी टाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से हम इतना वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कितनी जल्दी इन्हें वेरीफाई कर पाएँ और बिना वेरीफाई किए हम आगे प्रोसीड ना करें, या नहीं तो इग्नोर कर दें हम। जी, और साथ ही अगर हम डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करें तो आप इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? कैसे लोग इसके बारे में समझ सकते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में? देखिए, डिजिटल अरेस्ट में जनरली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें सभी वीडियो कॉल पे आएंगे और आपको पूरी कोशिश करेंगे फंसाने की कि हम ये ऑफिसर हैं, हम ये ऑफिसर हैं, आपका ये पार्सल आया है, उसमें ये पाया गया है, आप यहाँ पे ऑन स्पॉट आ जाइए, नहीं तो आपका आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा बचना चाहिए। और कुछ जो पर्सनल डिटेल्स, या फिर हमें बोल रहे हैं कि आपको डिजिटली हम अरेस्ट करें, इतना दिन आपको कैमरे के अंदर या फिर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो जिस भी कनेक्टिविटी के थ्रू हमें चाह रहे हैं कि हम उनके सामने रहें, हमें तुरंत ये सोचना चाहिए कि वो हमसे क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे कॉल को ही इंटरटेन नहीं करना चाहिए। और स्पेशली मैं जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे एक चीज़ तो ज़रूर उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी DP प्रोफाइल पिक अपने यूनिफॉर्म में ना डालें, क्योंकि वो हो सकता है आगे चल के मिसयूज़ हो जाए, है ना। हालांकि कुछ लोगों की ये भी सोच है, कहते हैं सोशल मीडिया से भी तो वो प्रोफाइल वो फ़ोटोज़ निकाली जा सकती हैं किसी इंडिविजुअल की जो पुलिस में है या फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट में है। लेकिन ठीक है, अब इसका आंसर मुझे ये लगता है कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो क्या हम रोड पे चले ही ना। प्रिकॉशन हमें लेना है। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट बहुत बुरा है, बहुत सही है, लेकिन हाँ, हमें प्रिकॉशन लेना है कि हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं। राइट।
और साथ ही अगर ये तो आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात की, आपने वीडियो कॉल्स के बारे में बात की, जो फेक वीडियो कॉल्स आते हैं, इसी में कई ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें मॉर्फिंग के भी केसेस आते हैं, जो फेस बदल के भी लोग कॉल करते हैं या जो भी चीज़ें हैं। मैं सबसे उससे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फिशिंग हुआ हो या फिर डिजिटल अरेस्ट के वो शिकार हुए हो या फिर किसी भी चीज़ों के, तो वो किस तरीके से इसको लेके कंप्लेन कर सकते हैं आगे और इससे आगे जाके बच सकते हैं अगर किन्हीं के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो? देखिए, हमारे पास अगर कोई विक्टिम बन रहा है किसी भी तरीके के साइबर क्राइम का, तो सबसे पहले हमारे पास 1930 है। वो पैन इंडिया है। आप इंडिया के किसी भी कोने में, क्योंकि अब मैं अगर मान लीजिए मैं दूसरे स्टेट जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, साइबर सेल कहाँ है, मैं कहाँ कंप्लेन करूँ, तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन होता है 1930। दूसरा ऑप्शन है www.cybercrime.gov.in। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, ये दो ऑप्शन है जब कोई विक्टिम बन जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है चक्षु पोर्टल, जहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, संचार साथी का, जहाँ पे अगर मान लीजिए आपको बार बार किसी नंबर से कॉल आ रहा है, आप परेशान हैं, आप अभी विक्टिम बने नहीं हैं, लेकिन आप परेशान हैं कि उस नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, तब आप वहाँ पे जा करके उस नंबर को लेकर के कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि मान लीजिए मुझे किसी के साथ मेरी अच्छी नहीं बन रही है, तो क्या मैं उसके नंबर को वहाँ पे ले जाके कंप्लेन कर सकती हूँ? लेकिन ये एक डेटा तैयार होता है कि इस पर्टिकुलर नंबर को लेकर के कितने लोगों ने कंप्लेन किया है। ये एक इंडिविजुअल की कंप्लेन करने से नहीं होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर नंबर से हो सकता है और लोगों ने भी कंप्लेन किया हो। जी जी। और वही अभी इससे पहले हमने आपसे मॉर्फिंग के बारे में भी बात किया, तो बहुत लोग मॉर्फिंग को समझ नहीं पाते कि ये मॉर्फिंग है क्या। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा मॉर्फिंग के बारे में विस्तार से बताएं और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसे लोग खुद को बचा सकते हैं, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएं। देखिए, मॉर्फिंग पहले तो अब मॉर्फिंग में एग्जैक्टली क्या है कि बॉडी किसी की होती है, फेस किसी और का होता है। और अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है कि वॉइस की भी मॉर्फिंग हो रही है, यानी टू सम एक्सटेंट मैं बोल सकती हूँ कि क्लोनिंग उनकी वॉइस की हो रही है, जिसकी वजह से आजकल अभी AI के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही है। एक केस मैं बताना चाहती हूँ कि एक वाइफ को उसके हस्बैंड का कॉल आया, क्योंकि हस्बैंड कुछ दिनों से आउट ऑफ टाउन थे, तो वाइफ को कॉल आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और ये वीडियो कॉल था, है ना, मेरे अकाउंट में पैसे कुछ ट्रांसफ़र कर दो। तो वाइफ ने भी बिना सोचे समझे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ दिनों के बाद जब वाइफ हस्बैंड ने बात की, तो वाइफ ने पूछा कि तुम्हें इतनी ज़्यादा इमरजेंसी क्या हो गई थी पैसों की, जो तुमने बोला कि फटाफट से पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो हस्बैंड ने बोला मैं तो नहीं था। मतलब ये कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है। अभी एक और नया ट्रेंड अभी क्या चल रहा है ना, वॉइस क्लोनिंग का भी। अब जैसे आप बहुत देर तक किसी से बात कर रहे हैं, तो इजीली आपकी वॉइस की भी क्लोनिंग हो रही है, और इजीली क्या है, आपके रिलेटिव्स को कॉल जाता है एकदम आप ही के आवाज़ में, आप ही की तरह वो बोल रहे हैं। और जैसे अभी ये आपका बेटा, जैसे ये एक आध ऐसा केस आ रहा है, आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, छुड़ाना है तो इतने पैसे दे दीजिए, है ना, या फिर आपकी बेटी ड्रग्स के केस में फंस गई है, छुड़ाना है तो पैसे दे दीजिए। ये सारी चीज़ें क्या है, अब वॉइस की क्लोनिंग करके और वीडियो भी वैसी बना करके, इजीली अगर किसी के रेपुटेशन को भी डैमेज करना है तो इजीली वैसी वीडियो बना करके, अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन कोई मेरी इमेज वैसा अवतार क्रिएट करके वो इजीली बोल सकता है कि नहीं, वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ घूम रही है, या वो वहाँ कहीं और है ना। तो ये अभी AI के थ्रू ये सारी चीज़ें बहुत इजीली की जा सकती है। तो इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा चीज़ों को शेयर ना करें। इनफैक्ट जब कॉल अगर आते भी हैं तो ज़्यादा देर लंबी बातें ना करें, नंबर चेक कर ले, जैसे अगर +44 करके स्टार्ट है या +22 करके स्टार्ट है, तो ऐसे नंबर को, और अगर व्हाट्सएप कॉल है तो वैसे नंबर को इंटरटेन ना करें। नॉर्मल कॉल आ रहा है तो ठीक है, तब तो रिसीव करना पड़ेगा, हो सकता है कोई और होगा, लेकिन जनरली बचना चाहिए ऐसे नंबर से, स्पेशली जब व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं तो। जी। और साथ ही
आपने व्हाट्सएप कॉल की ही बात की है, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो व्हाट्सएप कॉल होते हैं वो बाकी नंबर से या फिर कॉलिंग से ज़्यादा सिक्योर होते हैं, अगर कोई भी ऐसे इंटरनल चीज़ों के बारे में अगर बात करना हो या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में हो। लेकिन अभी आप बता रहे हैं जैसे कि व्हाट्सएप कॉल से बचना चाहिए, तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन से कॉल्स ऐसे फेक कॉल्स हैं या फिर फेक वीडियो कॉल्स हैं, कैसे इससे हम लोग अंतर पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये फेक, अभी डीप फेक के भी आप लोगों ने देखे होंगे कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ इसके विक्टिम बने थे। तो सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ओरिजिनल है या फेक है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इन ऐसे जो कॉल होंगे जनरली एबनॉर्मैलिटी आपको दिखने को मिलेगी, जैसे लिपसिंग, जो वो बोल रहे हैं और जो दिख रहा है, मतलब दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके ऐसे कॉल्स जो जनरली आएंगे वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जान पहचान के ही होंगे, हो सकता है आपके कलीग हों या फिर आपके फ्रेंड हों या फैमिली हों, ऐसे ही के कॉल आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये एबनॉर्मैलिटी देखनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना। फिर पलकों का झपकना, यानी तो बहुत स्पीड में होगा, बहुत जल्दी होगा या बहुत स्लो मोशन में होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर फीमेल हैं, अगर एक ईयरिंग जो है एक साइड का अलग कलर और साइज़ है, दूसरे साइड का अलग कलर और साइज़ है ना, तो ये है। उसके बाद आप हर चीज़ अपने सारे रिलेटिव्स या सारे फ्रेंड्स से नहीं डिस्कस करते, किसी से आप प्रोफेशनल चीज़ें डिस्कस करते हैं, किसी से आप पर्सनल लाइफ की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे वो चीज़ें शेयर करना, वो चीज़ें डिस्कस करना शुरू कीजिए जिसे आपने सो कॉल्ड जो वो वीडियो कॉल जो आया हुआ है उनसे आपने शेयर किया हुआ था। तो ऑब्वियसली वो एक टाइम के बाद उनको वो कंफर्टेबल वो फील नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं ये जो क्योंकि उनके पास आंसर ही नहीं होगा ना, क्योंकि आप जो डिस्कस कर रहे हैं जो ओरिजिनल होगा वो तो आंसर करने में वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो फेक है तो वो आंसर नहीं कर पाएगा, वो उन चीज़ों पे डिस्कशन ही नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। साथ ही जैसे टेक्नोलॉजीज़ की ही अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजीज़ ने आज हमारे बहुत सारे काम को आसान कर दिया है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से आज बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे लोगों को बचने की ज़रूरत है, जिसमें ये साइबर क्राइम्स एक मुख्य तौर पे देखा जाता है। साथ ही साथ साइबर क्राइम को लेके इससे बचने के लिए और साथ ही अगर किसी के साथ ऐसा होता है कोई घटना, तो किसने ही कंप्लेन करे, किस नंबर पे, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो वही मैं 1930 बताना चाहूँगी, दूसरा www.cybercrime.gov.in है, और तीसरा जब आप विक्टिम नहीं बने हैं, एक नंबर से आपको बार बार कॉल आ रहा है तो वहाँ पर आपके पास चक्षु पोर्टल है संचार साथी का। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जब कोई विक्टिम बनते हैं, मान लीजिए मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे कोई ऐसा चैट है या कोई SMS या कोई भी एविडेंस है ना, तो हम क्या करते हैं, डर से वैसी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। हमें डिलीट नहीं करना चाहिए, हमें उसे एज एन एविडेंस उसे सेव करके रखना चाहिए, ताकि कल के दिन अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो आप पुलिस में ये तो दिखा पाएंगे कि हमारे पास ऐसे ऐसे मेल आए थे, ऐसे SMS आए थे या व्हाट्सएप पे मुझे ये मैसेज आया था। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन अगर आपको बार बार किसी पर्टिकुलर मेल से मेल आ रहा है तो आप ब्लॉक कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, पर डिलीट मत करिए। जी, और साथ ही अंतरा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया है, जो तमाम जानकारी दी है कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे लोग शिकार भी हो रहे हैं। तो आपने ये जो जानकारी दी इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रिया, और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो जाते जाते आप, जैसा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही साथ हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director.ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ दर्शकों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले दिन मिलेंगे फिर से एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर खास बातचीत करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।